कल व्हाट्सएप पे किया था मैंने, भेज दिया ना, सही से तुम बताओ। नहीं भेजी है सर। अरे तुम क्यों बोल रहे हो? तुम यहाँ आते हो, लिखो। तुम्हें से क्या मतलब है भेजी कि नहीं भेजी? ऑनलाइन वाले को प्रॉब्लम होना चाहिए। सर उसने क्लास में भी नहीं लिखा इसलिए। हाँ। वही मत लो। अच्छा, अरे बस। अच्छा ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है आज हम पढ़ने वाले। अच्छा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में बेसिकली जो एक छोटा सा assumption लेके गए हैं वो कि ligands which are basically donating their electron pair and metals which are accepting electron pair. Metals are the one who are accepting electron pair, so metals are considered to be cation, and ligands who are giving their electron pair, they are considered as anions. So there is an electrostatic force between ligands and metal ion, and their bond is purely ionic. ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का पहला ही assumption ऐसा है कि ligands are considered as point charges. There is only electrostatic force of attraction between metal orbital and ligand orbital. That means bond between metal and ligand is purely ionic. ये इस थ्योरी का assumption है। Although इस assumption से बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, although इस थ्योरी में इससे भी बहुत ज्यादा कुछ है, ये बस इस थ्योरी का पार्ट है, इस तरीके से ध्यान रख लो। गलत नहीं है जिन, उन्होंने उसको बेसिकली वो जो बॉन्डिंग है काफी स्ट्रॉन्ग है, उसको बेसिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। अच्छा, यहाँ पे 5d ऑर्बिटल्स जो है दे आर ऑफ सेम एनर्जी, है ना? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट ऑर्बिटल सभी को पता है ना क्या होता है? ऑनलाइन वाले बोलो। सभी को पता है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? यस यस सर। झलक तुम बताओ क्या होता है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स? झलक प्रेजेंट हो? यस सर, आपका ऑडियो क्या नहीं आ होती है रहा डीजेनरेट ऑर्बिटल्स? सर। वो एंटाबॉन्डियम ऑर्बिटल्स होते हैं। शिखर तुम बताओ। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब है ऑर्बिटल आर ऑफ सेम एनर्जी, जिनका एनर्जी सेम हो, दोज ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग में मुझे लगा कि सभी लोगों को पता होगा, पूछा मैंने, एक भी जन को नहीं पता है। मॉर्निंग की बात एनीवे, ठीक है। यहाँ पे क्या है ना, दे हैव सेम एनर्जी व्हेन लिगेंड्स अप्रोच these degenerate orbitals, these ligand destroy their degeneracy by splitting them into two parts, T2G and EG. T2G क्या होता है? ट्रिपली degenerate होता है, and EG जो है वो doubly degenerate होता है। This splitting is called crystal field splitting, and amount of energy released is called as crystal field stabilization energy. ठीक है, अब ये किस तरीके से हो रहा है हम धीरे धीरे आएंगे। CFSE, crystal field stabilization energy released in the presence of SFL is more than the amount of energy released in the presence of WFL. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है WFL के कंपैरिजन में। व्हाई? बिकॉज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स जो होते हैं वो अच्छे डोनर्स होते हैं, है ना? वो अच्छे से डोनेट कर रहे हैं their इलेक्ट्रॉन्स, तो उनका जो बॉन्डिंग है दैट विल बी स्ट्रॉन्गर। उनका बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, है ना? तो उनका CFSE क्या होता है? ज्यादा होता है। CFSE of SFL वाले कंपाउंड्स is more than WFL वाले कंपाउंड्स।
वीक वाले वीक रहेंगे तभी तो डिफरेंशिएशन है ना? ये बात समझ में आई कि नहीं है? ऐसा मतलब बी स्पेसिफिक क्या बताना, बोलो जो रीजन क्या है, किसका रीजन? एसएफएल हमारे एसएफएल जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, तो वे अच्छे डोनर्स होते हैं, तो उनकी जो बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी? स्ट्रॉन्ग होगी। जब वो अच्छे बॉन्ड्स बनाएंगे तुम्हारा कंपाउंड जो होगा वो स्टेबल होगा, एंड कंपाउंड स्टेबल होगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो इसका मतलब क्या है? एसएफएल वाले कंपाउंड्स के लिए सीएफएसी इज मोर देन डब्ल्यूएफएल वाले कंपाउंड्स। बोलो, ऑनलाइन में किसी को डाउट है अभी तक तो बोलो। नो सर। हाँ बोलो। when ligands approach the degenerate orbitals it destroys degeneracy, then 5d orbitals will 5d, इसके 5 orbitals 5d ऑर्बिटल। एक मिनट, इसलिए मैंने ऊपर 5d लिखा हुआ है, नीचे मैं भूल गया। ठीक है, एनी अदर डाउट? सर T2G और EG का जो टी ऐसा कुछ फुल फॉर्म नहीं है। T2G जो है वो ट्रिपली जनरेट होता है और EG जो है वो डबली जनरेट होता है। रिप्रेजेंटेशन की ये बेसिकली तुम लोगों ने जीरेड अनजीरेड थोड़ी पढ़ा है, नहीं पढ़ा है ना मैंने, केमिकल तो थोड़ा उसी से रिलेटेड है, उसमें मत जाओ। अच्छा अभी क्या है, मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से बताता हूं किस तरीके से डीजेनरेसी जो है वो ब्रेक होती है। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स में यही लिखता हूं, तो यहां पे क्या है ना, मेरा एक लिगेंड यहां पे, एक 4 लिगेंड जो है वो एक प्लेन में है, एक लिगेंड ऊपर है, एक लिगेंड नीचे है। इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल बनता है। ठीक है, सबके बीच में 90 डिग्री है। मैं यहाँ पे अगर एक्स एक्सिस ले रहा हूँ तो यहाँ y होगी, यहाँ z होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ligands are approaching, orbitals of ligands are approaching orbitals of metal along the axis. इसका मतलब क्या है? Orbitals of ligands are approaching orbitals of metal along the axis, isn't it? Now, when ligands are approaching to the orbitals of metal, there will be repulsion. But यहाँ पे d orbitals दो तरीके से कैटेगराइज किया है। Orbitals whose lobes are lying along the axis and whose lobes are lying between the axis. Now dxy, dxz and dyz वो किस तरीके से होते हैं? वो किस तरीके से होते हैं? पे बीच में रहते हैं। उनके लोब्स जो हैं वो बिटवीन द एक्सिस रहते हैं, dxy, dyz, dxz। सभी को ऑर्बिटल का शेप पता है कि नहीं पता? नहीं पता है तो बता दो। यस याद है। जिसको नहीं पता है वो बता देना। ऑनलाइन वालों तुम लोग भी पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बता दूंगा। वो तभी समझ में आएगा जब तुमको शेप याद होगा। dxy, dxz, dzx ये तीनों क्या होते हैं? इनके लोब्स बिटवीन द एक्सिस लाई करते हैं। एंड dx square, y square and dz square उनके लोब्स along the axis लाई करते हैं। ये बात सभी को पता है, किसी को कोई डाउट है इसमें? बोलो। dz स्क्वायर हां सर dz वाला डोनट शेप होता है। डोनट शेप तो पता है, पर जो समझ है यहाँ पे z है, यहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ना घूमती रहती है एक्स वाई पे। मतलब जैसे यहाँ पे ये z है और एक्स वाई प्लेन पे इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते रहते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो घूमती रहती है। अच्छा एनीवे, सो सिंस इसको दो पार्ट में हमने कैटेगराइज कर लिया है, तीन ऑर्बिटल dxy, dxz, dyz, their lobes are in between the axis. We are called T2G. This set is called T2G, and dx square, y square and dz square they are called EG orbitals.
डबली जनरेट ऑर्बिटल। ठीक है, नाउ मुझे एक बात बताओ, लिगेंड्स को अप्रोच करने के दो तरीके हैं। मेटल के पास दो सेट ऑफ ऑर्बिटल्स है, एक तो orbitals whose lobes are lying along the axis and whose lobes are lying between the axis. When ligand approach them, when orbitals of ligands approach along the axis, so the orbitals which are lying along the axis, they will feel greater repulsion than the lobes which are between the axis. Yes. Isn't it? Yes, yes. अब यहां पे तुम देख रहे हो ध्यान से, यहां पे देख रहे हो ये क्या है, ऑर्बिटल, ये लिगेंड का ऑर्बिटल है। मैजेंटा कलर में जो है वो लिगेंड का ऑर्बिटल है, जो कि डायरेक्टली यहां पे क्या कर रहा है, बैठ जाओ यार, बीच में डिस्टर्ब मत किया करो। यहां पे क्या है ना, लिगेंड का ऑर्बिटल है। ये लिगेंड का जो ऑर्बिटल है वो क्या कर रहा है, डायरेक्ट जो है बेसिकली कांटेक्ट में आ रहा है किसके, मेटल के ऑर्बिटल में अलोंग द एक्सिस। तो यहां पे रिपल्शन ज्यादा होगा कंपेयर टू यहां पे, क्योंकि यहां पे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो रहा है। तो ज्यादा रिपल्शन होगा तो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, T2G की या EG की? EG की एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि EG को ज्यादा रिपल्शन फील हो रहा है। तो 5 d ऑर्बिटल्स जो हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं इस तरीके से, EG वाला ऊपर चला जाता है, T2G वाला नीचे चला जाता है। अब बोलो कोई डाउट है, कोई पार्ट समझ में नहीं आया तो बोलो। EG वाला ऊपर चला जाता है मतलब रिपल्शन है ना, एनर्जी ज्यादा और दूसरी वाले की एनर्जी कम, तो वो नीचे चला जाता है, वो ऊपर चला जाता है। कैसे होता है वो बताऊंगा अभी मैं। जो स्प्लिटिंग है ना, स्प्लिटिंग कैसे होती है वो बताऊंगा मैं। पहले बताओ कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं है? यस यस। यार अभी तक एक ही जन को ठंड लग रही थी यार, यहाँ पे डायरेक्ट आता है ना। कर दो। हाँ बोलो दक्ष। सर ये जो बात करें वो तो वेकेंट ऑर्बिटल्स होंगे ना पहले तो। सारे वेकेंट थोड़ी होंगे। अच्छा तुम बोल रहे हो कि एटम, हाँ ठीक है, रिपल्शन किस, वेरी गुड क्वेश्चन दक्ष, वेरी गुड क्वेश्चन। लेकिन किसमें जाएगा वो भी तो हमें पता है। dxy में जाएगा या dz में जाएगा। अच्छा अभी क्या है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा दक्ष ने कि जो लिगेंड जब जिस ऑर्बिटल को अप्रोच कर रहे हैं तो वो तो वेकेंट है ना, तभी तो उसमें फील होंगे, तो रिपल्शन कैसे आता है? फिर से बोल रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लिगेंड जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन मेटल के वेकेंट डी में दे रहे हैं। जब वो वेकेंट डी में दे रहे हैं तो रिपल्शन कैसे आ रहा है, वो तो वेकेंट है, उसमें तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अच्छा यहां पे क्या है ना, यहां पे तुम्हें इस तरीके से ठीक है, बट यहां पे तुम्हें एक डी सबशेल है, उस डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो है वहां पे, है ना। अब ऑल्दो लेट्स से लिगेंड जो है वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल को टारगेट कर रहा है लेट्स से, बट वो उस तरीके से टारगेट नहीं करता। इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जहां उससे रिपल्शन कम मिलता है वो उस तरीके से जाते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, इवन दो लेट्स से dx स्क्वायर y स्क्वायर के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट फिर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है शेल में। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये देख के नहीं लगा सकते हम कि कौन खाली है कौन नहीं है, किस पे लगेगा किस पे नहीं लगेगा। थ्योरी जो है वो सेंट्रलाइज्ड है, बेसिकली जनरल थ्योरी है। उसके बाद थोड़ा मोड़ा जो है ऊपर नीचे होता है, बाकी जो है यही कॉन्सेप्ट लगता है सिमिलर, क्योंकि तुम्हारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो तो सभी में, पूरे शेल में ही बेसिकली है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और हम कंपेयर कर रहे हैं किसी भी चीज से, कंपेयर कर रहे हैं, पहली बात तो हम कंपेयर भी कर रहे हैं। उसका ये कहना है कि किसी में नहीं है, नहीं जैसे एट द, उसका ये कहने का मतलब है कि मान लो लिगेंड जो है वो, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है,
और जब वो यहाँ पे अप्रोच कर रहा है तो फिर कम एनर्जी। सर लेकिन हमें डिसाइड करना करते हैं कि किस ऑर्बिटल में जाएगा, प्रोबेबिलिटी तो सभी सेम ही है। हाँ, डाउट आ रहा है ना उसको उस तरीके से, तो वो तो फिक्स नहीं रहता कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे क्या जाएगा, वो फिक्स नहीं रहता है। बट तुम्हारा जो लिगेंड और इसका इंटरेक्शन जो रहता है ना, वो उस तरीके से रहता है कि मिनिमम रिपल्शन। ठीक है, समझ में आया दक्ष? ज्योमेट्री चेंज होने पर रिपल्शन भी तो मतलब इलेक्ट्रॉन जाने के बाद वहां पर रिपल्शन कम होगा ऐसा है? देखो रिपल्शन जो है वो हमने कॉमन थ्योरी के अकॉर्डिंग बताया है, बाकी थोड़ा सा डिपेंड करता है कि कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से फिल्ड है, वो एक डिफरेंट है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट है वो, बट उस पे हम नहीं जाएंगे। हमारा मेन जो कॉन्सेप्ट है वो ओवरऑल उसके लिए है, हर टाइप की पॉसिबिलिटी को काउंट करके। और जो तुम बोल रहे हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वैसे भी डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, जब दूसरे सबशेल्स के हो सकते हैं। मतलब डी सबशेल तो है ही ना हमारा, उसमें ऑर्बिटल्स अलग अलग है, हाँ, बट दैट डजंट मीन कि वहां पे जैसे जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है वहाँ पे वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं इलेक्ट्रॉन नहीं है, वहां पे थोड़ा बहुत डेंसिटी तो रहता ही है। हाँ तो कंपैरेटिव स्टडी वैसे भी हाँ सर। ठीक है। तो यहाँ पे देखो T2G lobes are lying below between the axis and EG lobes are lying along the axis, यहाँ पे लिखा हुआ। और कोई डाउट है तो बोलो। सर मैंने ऐसे बोला कि dx² y² और dz² का सिग्मा है सेम रिपल्शन फील्ड होगा, सिमिलर होगा, मतलब एग्जैक्ट तुम सेम तो किसी के लिए भी नहीं बोल सकते। पहले भी फील्ड हो सकता है। अच्छा, उसके लिए तुम ये बोल रहे हो कि यहाँ पे तो एक ही साइड से आएगा ना तुम्हारा ऑर्बिटल, लिगेंड का ऑर्बिटल, वैसे भी और कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है तो बना लो डायग्राम। सर हाँ बोलो। सर वो डायग्राम पे लीजिए ना एक बार वापस। हाँ हाँ बोलो। सर वैसे तो dxy और वो जो dx² y² है, उन दोनों का शेप तो सेम ही है ना, तो अप्रोच तो कहीं से भी कर सकते हैं, तो रिपल्शन सेम नहीं होना चाहिए? dx² y² का और dz² का तो अलाइनमेंट अलग है ना, वो एक्सिस तो हमने बनाई है ना, एग्जिस्ट थोड़ी ना करती है। एक बार फिर से बोलो तुम्हारा क्वेश्चन dx² y² dz² को लेके है। सब लोग ऊपर के जो तीन है ना, हाँ और आगे। जो नीचे का जो dx² y² है, हम्म उनमें डिफरेंस तो सिर्फ उतना ही है ना कि वो अलाइनमेंट अलग है उनका। हाँ हाँ ऑब्वियसली। तो सर पर एक्सिस तो मतलब इमेजिनरी होता है ना, तो लीगेंड कहीं से भी आ सकता है, तो फिर हम लोग पर्टिकुलरली उधर पे क्यों बना है? नहीं हमने यहाँ पे हमने अब एक्सिस जो है वो मैं ऐसे ही बना सकता था, ठीक है, हाँ एक्सिस मैं ऐसे ही बना सकता था, एक्सिस तो मैं कैसे भी ले सकता हूँ, तो फिर उसमें बट हाँ सर हमें स्टडी करने के लिए कुछ तो फिक्स करना पड़ेगा ना। यहाँ पे एक्सिस है और ये सब आ कैसे रहा है, ये सब रिजल्ट के थ्रू आ रहा है कि हमें वो वाला रिजल्ट मिला तो हमने ये कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, ऐसे तो एक्सिस कैसे भी ले सकता हूँ, वो तो सही बोल रहे थे, बाकी हमें कुछ तो फिक्स करना पड़ेगा। क्या हुआ, तुम लिख नहीं रहे हो? फटाफट लिखो तो। बट डायग्राम आई एम नहीं तो डायग्राम ही बनाओ, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, मेरे कहने का ये मतलब है। तो चाहे लिखो मत बट डायग्राम तो बना लो एटलीस्ट, या फिर लिखने के लिए स्पेस छोड़ दो, बट डायग्राम देखो सभी लोग बनाओ, साथ साथ में बनाओगे डायग्राम तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लिखने के लिए स्पेस छोड़ सकते हो। हाँ हाँ डायग्राम जगह छोड़ देना, लिखने के लिए ऊपर 10 लाइन छोड़ देना।
सब कुछ चालू है ऐसा। अरे अब आप वीडियो बनाएंगे लाइव। मुझे दक्षिण में बताओ कि x एक्सिस और y एक्सिस का है तो उस हिसाब से एक बोलते थे ना कि लीगेंड लीस्ट रिपल्शन के लिए तो हाँ dxy में z एक्सिस पर अटैच करेंगे लीस्ट रिपल्शन के सर ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो ज्यादा स्टेबल होगा ना। एक मिनट, तुम बोल रहे हो कि लिगेंड जो है वो z से आ जाए dxy के लिए ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। बॉन्ड नहीं बन पाएगा ना उधर से क्यों अप्रोच करें। एक वीकेंड कौन सा है उस पर डिपेंड करता है। तुम्हारा z पे भी करेगा तो क्या फर्क पड़ेगा उससे? रिपल्शन कम हो जाएगा, ठीक है, बट x और y पे भी कर सकते हैं। एक मिनट रुको, अगर एक्स वाई की तो उसमें तो वो बॉन्ड ही फॉर्म नहीं कर पाएगा अगर वो जेड एक्सिस से अगर अप्रोच करता है तो एक्स वाई के बीच में से सर थोड़ा स्क्रॉल अप और डाउन डाउन जैसे जब तुम dxy को हम स्टडी कर रहे हैं, जब हम dxy को स्टडी कर रहे हैं, dxy को अप्रोच कर रहे हैं, dxy को अप्रोच तब करेगा जब dxy में हम लोग फिल कर रहे हैं बेसिकली, बट जरूरी नहीं है। हमारा ये थियोरी जो है ना उसको मान के बनाया ही नहीं गया। ये जो थियोरी है वो इस बात को नहीं मान के बनाया गया कि कहाँ इलेक्ट्रॉन फिल है कहाँ नहीं है, उसको डिस्ट्रीब्यूटेड होके ये थियोरी मान के बनाया गया। तुम बोल रहे हो z से करेगा लिगेंड, z डायरेक्शन में आ रहा है तो वहां पे ऑर्बिटल भी तो आना चाहिए ना, कुछ तो पार्ट उसका आना चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। तो कौन सी बॉन्डिंग की बात करें मतलब सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे। हाँ, तुम्हारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड ही होता है। तीनों केसेस में ऊपर वाले में सिग्मा बॉन्ड नहीं होना चाहिए ड्यू टू लॉन्ग एक्सिस फॉर्मेशन या तो पैरेलल या तो ये ऐसे अप्रोच करता है। डी ऑर्बिटल का तुमने वो नहीं देखा ना, तुमने केवल पी ऑर्बिटल का ही देखा। ऐसे रहता है, तुमने डी ऑर्बिटल का बॉन्डिंग नहीं देखा ना, बताया नहीं कभी, जरूरत ही नहीं पड़ी। इस तरीके से ही बॉन्ड बनता है। तो सिग्मा कॉन्सेप्ट खाली पी तक ही ना हम पढ़ाते भी तक, बट डी तक भी तो जाता है, डी भी तो बनाता है ना सिग्मा। तो कैसे, क्योंकि वो तो ऐसे है डबल डम्बल है, और तुम्हारा जो दूसरा वाला जो उसका तो पी है, तो पी और डी कैसे बनेगा? इसी तरीके से पीओडी तो हम पैरेलल बना सकते पैरेलल बना सकते हो। पाई बॉन्ड जो पाई बॉन्ड वैसा बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड कैसे? तुम बोल रहे हो कि ऐसे थोड़ी होता है। जरूरी नहीं है ऐसा ही हो, ऐसा भी होता है, इस तरीके से बॉन्ड बनता है। ये उसमें कौन सी बुक बताई थी मैंने, तुमने लास्ट ईयर पूछा था ना केमिकल बॉन्डिंग में, कुछ इस तरीके का एक क्वेश्चन।
कोई नहीं मेरे को वो कौन सी बुक तुम सॉल्व कर रहे हैं इनऑर्गेनिक का? वीके जायसवाल में क्वेश्चंस हैं उसके केमिकल बॉन्डिंग के, जहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आता है डी ऑर्बिटल का जो बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट है, उसके क्वेश्चन दिए हुए हैं। ऑलरेडी कभी पूछा नहीं चाहिए, बट फिर तो इसलिए हम पढ़ाते भी नहीं, बट उसमें दे दिया एक्स्ट्रा ऐसे क्वेश्चन। सर्वर इन एक्स-वाई प्लेन में ना, जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसमें तो हाइब्रिडाइजेशन की बॉन्डिंग बनाते हैं। ये सब तो कुछ एसपी बनाते हैं, sp2 का बनाते हैं, लूप्स तो ये तो केवल हम डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग बता रहे हैं। हम केवल क्या बता रहे हैं, डी ऑर्बिटल कैसे स्प्लिट करा, हमें बताया ही नहीं रहे कि तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन जो है वो तो हो ही रहा है, बट तुम्हारा जो स्प्लिटिंग है वो किस तरीके से हो रहा है, और उसके हाइब्रिडाइजेशन तो उसके बाद हो जाएगा ना, उसके बाद मिक्सिंग हो जाएगी। जैसे मान लो ऊपर के 2 EG के खाली रह गए तो वो 2 मिक्स हो जाएंगे sp के साथ, उससे वो फर्क थोड़ी पड़ना। हम केवल ये बता रहे हैं कि स्प्लिटिंग कैसे हो रही है, बाकी हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसीजर से। इसकी बुक है कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री करके, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री तो नहीं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की एक अलग से एक बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। PDF में सेंड करूंगा, जिसको भी चाहिए अलग से ले लेना, मेरे पास शायद है वो अवेलेबल। तो समझ में आएगी। गुड क्वेश्चन। तो उसमें ऐसा है, जो समझ में आया वो अच्छे से समझ लो, कुछ कुछ एक्स्ट्रा पार्ट दिया हुआ है जो तुम्हारे सिलेबस केमिकल बॉन्डिंग का भी बहुत आगे का करना पड़ेगा। सर आपके पास जो बुक है उसमें से पढ़ने के लिए कुछ मिलेगा बताइए। मेरे पूरा यार तुमको ड्राइव शेयर किया हुआ बुक्स का, इतने सारे बुक्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे बुक्स, और बहुत अच्छे अच्छे फॉरेन ऑथर्स के बुक है उस ड्राइव पे। मतलब तुम स्टार्ट करोगे फिर कंप्लीट करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो मतलब जैसे किसी के पास ऐसा लग रहा हो कि बहुत ज्यादा पढ़ना है, उसके लिए मैं ऐसे ही बोल दिया मैंने। डन। अभी जैसे लोगों को बहुत टाइम मिल रहा है ना, तो अभी जो तुम्हारे सीनियर्स हैं वो बुक्स पढ़ रहे हैं सारी, अनुप सर ने सारी बुक्स खत्म कर दी, जेरी मार्च खत्म कर दी, और क्या नाम सेंगेज खत्म कर दी, और एक और बुक है उसकी कौन सी, ऑर्गेनिक MS चौहान तो मैंने क्लास में कंप्लीट करा दी, उसने पहले की। हिमांशु पांडे भी कंप्लीट कर दी, सारी बुक्स कंप्लीट कर दी, फिजिकल की सारी बुक्स कर दी, इनऑर्गेनिक की JDD पूरी खत्म कर दी। तो टाइम हो गया ना, एग्जाम ही नहीं हो रहा, खत्म कर दिया। तो ऐसा मिलना चाहिए। नहीं तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा इतना टाइम भी मिल जाएगा तो। अरे यहाँ पे लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू CFT ligands always approach along the axis. DXY, DYZ and DXZ orbitals do not come directly in the path of approaching ligands, so there is less repulsion between metal orbitals and ligand orbitals, hence lower energy T2G orbitals are formed. नीचे लिखा हुआ है dx square, y square and dz square orbitals come direct in path of approaching ligands, so there is more repulsion between metal orbital and ligand orbital, hence higher energy EG orbitals are formed. अब देखो स्प्लिटिंग कैसे होती है। ये 5D जेनेट ऑर्बिटल्स D के। अच्छा यहाँ पे जो सेंटर है इसको हम बोलते हैं बारी सेंटर, नाम है कोई मतलब का नहीं है।
यहाँ पे हायर एनर्जी वाले कौन से होंगे? Eg वाले होंगे, लोअर एनर्जी वाले T2G वाले होंगे। T2G है, ये Eg है। ये पूरा जो यहाँ पे इसका जो गैप है एनर्जी वाला, दिस इज डेल्टा O। डेल्टा O क्या होता है? CFSE ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अच्छा, ये जो CFSE है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए फिक्स होती है। डेल्टा O is fixed for a particular complex. It is not actual CFSE. ये कॉमन वाला CFSE है और एक्चुअल जो है वो डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हुए। तो इलेक्ट्रॉन्स के फिल होने के बाद ये स्टैंडर्ड वाला है तरीके से। ये रहता है कि नीचे ये जो बॉडी सेंटर के नीचे वाला नेगेटिव पार्ट है, बॉडी सेंटर के ऊपर वाला पॉजिटिव पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं +3/5। नीचे 3 है, ऊपर 2 है, टोटल 5 है। तो ये 3/5 फ्रैक्शन नीचे वाले के रिस्पेक्ट में डेल्टा O, यहाँ पे -2/5 डेल्टा O, ऐसे रहेगा। इस तरीके से डिवाइड किया गया है। फिर 3 और 2 में क्यों डिवाइड होता है? फिर मतलब 4 और 1 में क्यों नहीं होता? हमें क्या बताया यार, ये सब क्या है? ये कहाँ हो तुम? T2G 3 सेट ऑफ ऑर्बिटल है। क्यों T2G 3 सेट ऑफ ऑर्बिटल है? बताओ, तुम बताओ। क्योंकि वो एक्सिस, इन बिटवीन द एक्सिस लाई करते हैं। ऐसे कितने ऑर्बिटल है? 5 में से 3, इसलिए तीनों 2 में डिवाइड किया है। ठीक है, अच्छा ये वाला पार्ट लिखवा तो दिया है बट ऐसे समझ में नहीं आएगा, हमारे पास टाइम है। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रॉन जो है वो हंड्स रूल को फॉलो करता है। अच्छा वीबीटी में हमने क्या बोला था कि वहां पे अपने आप पेयरिंग हो जा रही थी, वहां पे हम हंड्स रूल को नहीं देख रहे थे। क्यों? क्योंकि वो हम एक डमी मेथड पढ़ रहे थे बेसिकली, है ना, जस्ट टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। बट यहाँ पे हम एक्चुअल मेथड पढ़ रहे हैं और यहाँ पे हंड्स रूल फॉलो होता है, सारे रूल्स फॉलो होते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल किस तरीके से होते हैं वो देखते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ SFL, VBT में हमने क्या देखा कि भाई SFL में पेयरिंग होती है, WFL में नहीं होती है ना। तो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होता है हम लोग वो देखेंगे। ठीक है, अब मान लो D1 है, D1 में क्या आएगा? एक इलेक्ट्रॉन आएगा। D2 में क्या आएगा? एक और आएगा। D3 में क्या आएगा? एक और आएगा। अब आती है फोर्थ इलेक्ट्रॉन की बारी। फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है या तो वो जंप करके डेल्टा O एनर्जी को जंप करके ऊपर वाले Eg में चला जाए, या फिर उसके पास उतनी एनर्जी नहीं है जितनी डेल्टा O का अमाउंट है, तो वो यहाँ पे पेयर अप हो जाए। तो 2 कंडीशन होती है, वो दोनों कंडीशन पढ़ेंगे। पहले स्प्लिटिंग जो है वो बना लो, स्प्लिटिंग बनाओ तभी समझ में आएगा अच्छे से। क्या स्प्लिटिंग बनाओ इधर। वो डेल्टा O किस पे दिया? O फॉर ऑक्टाहेड्रल सिंबल है। नहीं, डेल्टा O किस लिए 3:2 रेशियो में देते हैं? ऊपर 3/5 नीचे 2/5। मुझे एक्सप्लेन उसका कुछ नहीं। सर T2G में कम रिपल्शन इसलिए वहां से फिलिंग शुरू हुई है। लोअर एनर्जी लेवल। हाँ, बारी सेंटर से नीचे है उसको नेगेटिव बोलते हैं हम लोग, उससे ऊपर पॉजिटिव बोलते हैं।
1/5 डेल्टा ओवर क्या क्या ओवरऑल डेल्टा O by 5 एनर्जी बढ़ गई। वहां नहीं है ना, नेगेटिव साइन है ना। नहीं अभी इसमें केवल मैंने डिवाइड किया है इस पार्ट, बट एग्जैक्टली वैसे ऐड नहीं होता है जैसे तुम ऐड कर रहे हो। एनर्जी एक्सेस है ना। हाँ तो ऐसे डायरेक्टली ऐड नहीं होता है, 3/5 माइनस 2/5 1/5 बच गया, वो नहीं है, अभी आएगा, रुक जाओ। वही इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी तब पता चलेगा। यहाँ से लेके डन, ठीक है। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन का फिलिंग, ध्यान से देखना। जो इलेक्ट्रॉन का फिलिंग जो है, जो बताने वाला हूं, एक बार में वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, अच्छे से ध्यान से दोगे तो, है ना। और तो कुछ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट भी नहीं है, बट इस कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन 100% आता है जेईई में, 100% एवरी ईयर, जेईई मेन, जेईई एडवांस। और फिर नहीं भी आता है तो इसका एप्लीकेशन तो आ ही जाएगा। तो मैंने 1 2 3 का बता दिया, मैंने क्या बोला, फोर्थ में दिक्कत आती है। तो चलो D1 D2 D3 का तो लिख लेते हैं। तो D1 क्या होगा, T2G 1 0 0, TG 0 0, लिखते जाओ साथ साथ में। D2 क्या होगा, 1 1 0 0 0, साथ साथ में लिखते जाओ सब लोग। D3 जो है वो क्या होगा, T2G 1 1 1, TG 0 0। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? व्रज तुम बताओ, तुम बताओ व्रज, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा यहाँ? लास्ट क्लास पढ़ा है तो ही समझ में आएगा ये जो क्वेश्चन पूछा है। तुम तो उसको पढ़ चुके हो, तुम क्या बात खड़े कर रहे हो? बताओ, तुम बताओ भाई पटेल। D1 में कि सब में अलग अलग? सब में, पूरे में? तो कोई में ही बता दो यार, तुम कोई में ही बता दो। D3 में HP D2 से चालू करना। तुम बोलो। SP D3 पॉसिबल है, तो इतना कॉन्फिडेंस है तुम्हारा, बोलो। सर D, अगर हम T2G 1 1 को देखेंगे तो D2 बाकी है, तो D2 करेंगे। D2 sp3 होगा, हाँ सर, D2 बिकॉज तुम्हारे दो ऑर्बिटल खाली है, इसमें भी दो ऑर्बिटल खाली है D के, इसमें भी दो ऑर्बिटल खाली है। So for D2 sp3 you need at least 2 vacant inner orbitals. These are inner orbitals only. 3D वाली तो है, हम 3D की बात ही तो कर रहे हैं, n-1 D की, तो उसके हर किसी केस में एटलीस्ट दो ऑर्बिटल चाहिए हमको। दो ही पॉसिबिलिटी है ऑक्टाहेड्रल के लिए, या तो D2 sp3 चाहिए मेरे को, या फिर sp3 D2 चाहिए। For D2 sp3 I need at least 2 inner orbitals, and D1 D2 D3 इन तीनों में दोनों inner वाले orbitals खाली हैं एटलीस्ट। yes. So in these three cases D1 D2 D3 में always whether it is WFL और SFL हमेशा क्या बनेगा, D2 sp3, और हमेशा क्या बनेगा, inner orbital complex बनेगा। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? हे शुक्ला तुम बताओ, समझ में आया पक्का? तो यहाँ पे पैरिंग हम नहीं करने देते। D2G पेयरिंग कहाँ से हो गया यार, 3 ही इलेक्ट्रॉन है, पेयरिंग तो फोर्थ से चालू होती है, फोर्थ हम अभी पढ़े ही नहीं। नहीं, वो जो आपने मेटल में बताया था ना कि मेटल में पैरिंग हो जाती है, इनकेस वैसे कर D में आएगा ना, आएगा। पहले हम D1 D2 D3 का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पेयरिंग पॉसिबल नहीं है, पेयरिंग होगी D3 के बाद। ऑनलाइन में बोलो सबको समझ में आया कि नहीं है?
हाँ सर आज किसी को डाउट हो तो बता देना। तो यहां पे क्या है ना, इन तीन केसेस में D2sp3 inner orbital complex always irrespective of SFL और WF, irrespective of anything। तुम लिख क्यों नहीं रहे राहुल? लिख लो, बोल तो रहा हूं ना, सब लोग लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पार्ट है, डायग्राम है लिखने का ना, ये चाहे तुम दोबारा भी लिखोगे तो अच्छा ही है, बट अभी लिखोगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा तुमको। ठीक है, क्लियर सभी को? आगे बढ़े। हाँ बोलो। इररिस्पेक्टिव ऑफ एसएफएल और डब्ल्यूएफएल का एक्सप्लेनेशन अभी मिल सकता है। अरे तुम भी ना, इसमें क्या बोलो कि एसएफएल और डब्ल्यूएफएल उससे मतलब ही नहीं, हमारे पास दो अंदर के ऑर्बिटल खाली है, यूज करेंगे ना, क्यों नहीं? एसएफएल में बॉन्डिंग यस डायरेक्ट पेयरिंग हुई नहीं है, मतलब हमको क्या है, तुमको D2sp3 sp3d2, तो उसके जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वहां से SFL WFL आया, ना कि SFL WFL से ही आया कॉन्सेप्ट आया, है ना? तो पहले वो क्या देखा कि दो खाली है, उसे मतलब ही नहीं है कि SFL है या WFL है, उसे मतलब कब होगा जब D4 के बाद आएगा, है ना? पहले हम हाइब्रिडाइजेशन आता है, उसके बाद में हमने SFL WFL का कॉन्सेप्ट बताया है ना? तो अंदर के दो ऑर्बिटल खाली है, तो चाहे लिगेंड चाहे कैसा भी है, D2sp3 बनेगा ही बनेगा। ठीक है, चलो D4 में जाते हैं। अच्छा, अभी D4 में कौन सा वाला केस ले? चलो जब डेल्टा नॉट SFL केस लेते हैं। तो SFL के केस में क्या होगा, SFL का फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, पेन को उड़ाने की कोशिश कर रहा था। Anyway, तो SFL में फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, CFSE ज्यादा होता है, इसका मतलब उसका डेल्टा ओ ज्यादा है। डेल्टा ओ ज्यादा है तो पेयरिंग एनर्जी क्या है? कम। डेल्टा ओ ज्यादा हम किसी से कंपेयर कर रहे हैं, तो डेल्टा ओ ज्यादा है WFL से, और डेल्टा ओ इतना ज्यादा है कि वो पेयरिंग एनर्जी से भी ज्यादा है। तुम्हारा CFSE SFL के लिए क्या होता है? ज्यादा होता है ना? तो ज्यादा होता है तो पेयरिंग एनर्जी क्या होता है? कम होता है। और CFSE SFL के लिए ज्यादा होता है ना, WFL के लिए कम होता है। ज्यादा कम हम कैसे बता रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में बता रहे हैं? पेयरिंग एनर्जी के रिस्पेक्ट में, कि पेयरिंग एनर्जी जो है वो SFL के लिए क्या होती है? कम होती है। अगर पेयरिंग एनर्जी कम है तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन पेयर होगा या फिर वो ऊपर जाएगा? पेयर होगा, क्योंकि उसके पास उतनी एनर्जी नहीं है कि वो जंप करके ऊपर चला जाए। डेल्टा वो ज्यादा है तो वो क्या होगा, वो वहां पे पेयर हो जाएगा। तो यहां पे अपन क्या कहेंगे, एक मिनट। हाँ बोलो। एसएफएल होगा मतलब वो एनर्जी कम रिलीज करेगा, इसलिए वो ऊपर नहीं जा पाएगा। ये लिखवाया था ना अंदर के CFSE ज्यादा होता है SFL के लिए, तुम सही बोल रहे हो, बट इतना एक साथ उसमें मत जाओ। इतना ध्यान रखो, डेल्टा वो ज्यादा होता है, पेयरिंग एनर्जी कम होता है, बस। अब आते हैं हम D4 में। D4 में अगर इलेक्ट्रॉन पेयर अप होगा तो T2G कैसे लिखा जाएगा? 2 1 1 1 EG। ये किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। अरवा समझ में आया तुमको? तुम बताओ, तुम्हारा क्या नाम है? भूल जाता। मिलन। समझ में आया तुमको वत्सल? तुम बताओ धैर्य। ठीक है।
डन। सर यहाँ यहाँ पर पे- मतलब एनर्जी है ना क्या क्या बोल रहे हो अंकित? सर, पी का मतलब क्या है? अच्छा सॉरी, पी का मतलब है पेयरिंग एनर्जी। पेयर होने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है ना, रिपल्शन होगा पेयर होने पे, पेयर होने ओके पे सर। रिपल्शन होगा तो वो पेयरिंग एनर्जी है बेसिकली। D5 T2G 2 2 1 TG 0 D6 क्या होगा? 2 2 2 जी 0 0। ठीक है। D7 एक स्पेशल केस है, उसके बारे में बात करेंगे। T2G 2 2 2 TG 1 0, इसके बारे में बात करेंगे अभी। हाँ बोलो। सब्सिक्वेंटली जो हमारी पैरिंग बढ़ रही है, पहले P फिर 2P फिर 3P, हमेशा बढ़ रही है। हर केस में डेल्टा ज्यादा है। हाँ, और वैसे भी एक बार वहां पे पेयर होना स्टार्ट हो गया तो ऊपर थोड़ी जाएगा, उसके बाद तो पेयर ही होगा। हाँ जी बोलो। काफी सारी चीजें हैं, बहुत सारी एनर्जीज इन्वॉल्व है ना। छोटा एक मतलब एकदम एकदम हम डीप में जाना चाहें तो बहुत ज्यादा जा सकते हैं, जहां का इसका कोई एंड नहीं है। मैं बता देता हूँ, इतना ही तुम्हारे लिए सफिशिएंट है। और कोई डाउट? ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। सर D8 में पेयरिंग है। किसमें? D8 D8 की बात ही नहीं की यार अभी, रुक जाओ। अभी तो हमने D7 तक बात की है। D7 हमने स्पेशल केस क्यों बोला है? क्योंकि उसमें डेल्टा क्या क्या डेल्टा डेल्टा हो, डेल्टा और स्ट्रेन और इजी सेल में जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, बट वो नहीं है, मतलब वो स्पेशल इसलिए स्पेशल नहीं है। इसमें जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, बट जब वो बॉन्डिंग करेगा, जब D7 जो है SFL के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन Eg में है वो एक्साइट हो जाता है 4D, तो वो बेसिकली मेक श्योर कर रहा है कि D2sp3 बने। तो D7 although one electron is present in Eg orbital and it is less likely to have D2sp3 because only one orbital is there, but ये क्या करता है, मेक श्योर करता है, ये क्या करता है 4D में एक्साइट हो जाता है और वो ऑर्बिटल खाली कर देता है। सर ये 3D से S में क्यों नहीं जाता, 4S में? एस तो चाहिए, टीवी चाहिए, जब मारे SFL है ना, SFL के पास पावर है तभी तो स्ट्रांग है। ओके सर। ये तो बहुत छोटी चीज है, केमिस्ट्री में क्या कुछ नहीं हो सकता, केमिस्ट्री में प्लस माइनस हो सकता है ये तो बहुत छोटी चीज है। एनीवे तो एक्साइड क्या हो जाएगा, 4D ऑर्बिटल में हो जाएगा, और हमारे पास ये पूरा जो कॉलम है यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, D2sp3 IUC। SFL लिखा हुआ है ऊपर, ये SFL वाला केस है। सिस्टम में होती है, सिस्टम में बहुत सारी एनर्जीज होती है, अब कोई भी एनर्जी जो है यूज होगी वो फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो उसको हम एक्साइटेशन। बेसिकली फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इज सिस्टम को स्टेबल बनाना। वो स्टेबल कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके। D2sp3 स्टेबल है उस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन। हाँ बोलो सर, वो 6 इलेक्ट्रॉन से T2G में वो भी तो ये इजी वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन देंगे तो एक्साइट होगा, उसका कुछ वो नहीं है, ऊपर ऊपर है वैसे, उसका कोई वो मतलब नहीं है। एनीवे तो हमने SFL की बात कर ली, D4 से D7, क्या हम WFL की बात करें अब? चलो, किसी को कोई डाउट है तो देखो अभी पूछ लो, कोई डाउट है तुम?
ठीक है, तो नेक्स्ट है WFL। D4 to D7 देखते हैं। हाँ, यहाँ पे क्या होगा, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, पेयरिंग नहीं होगी। D4 के केस में क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, कोई नहीं बताएगा। वत्सल तुम बताओ, D4 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या होगा, T2G 111 EG 10। कुंज तुम बताओ, D5 का क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, T2G 111 EG 11। मैत्री तुम बताओ, D6 का क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा। T2G 111 EG 11। टोटल तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तुमने तो 5 ही भरे। 6 इलेक्ट्रॉन बोला। अच्छा 211, सॉरी माय बैड, 211, मुझे लगा 6 तो है ही। ठीक, D7 में जाते हैं। क्या, हाँ हाँ लिखो लिखो यार, सही है तभी तो लिख रहा हूँ यार, गलत क्यों लिखूंगा मैं। भरोसा नहीं है उन लोगों पे तुम, अपने आप को स्मार्ट समझते हो। केमिस्ट्री एक्सेप्शन भी होता है, कुछ भी लिख दो, ये तो बोर्ड पे लिखा हुआ है एक्सेप्शन होता है। कुछ नहीं बोर्ड पे लिख के कुछ गलत लिख सकते हैं, दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। हां सिंपल, सही बात है। तो ये वाला क्या होगा, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, बोलो। sp3 आगे सही जा रहे हो यार, बोलो। sp3d ये sp3d2 d2 होगा ना, दो ही तो हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं, 5 की तो बात कर ही नहीं रहे। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सर मुझे ऐसा बोलते थे कि WFL में टूटता ही नहीं है, मतलब WFL में क्या बोलते हैं, डिसइंटीग्रेट नहीं होता, यहाँ पे स्प्लिट नहीं होता। हो तो रहा है, मतलब एज इफ की स्प्लिट ना हुआ हो वैसे ऐसे ही ऐसे कॉमन normally है। अच्छा ठीक, वो भी कर सकते, बट ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो उसी तरीके से आता है, वो हमेशा में हैबिट रहेगा। बात हो गई D7 तक की, किसी को कोई डाउट है, ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट है तो बोलो। सर उसने इजी स्टार्ट कर दिया तो इजी से क्यों नहीं कर सकता। पेयरिंग इजी से में इजी पे क्यों नहीं सीढ़ी चढ़ेंगे ना यार, एकदम से कैसे जंप करेंगे। ऊपर गए ना सर, नहीं एक बार चले गए ठीक है, बट अब पेयरिंग हो रही है ना, तो पेयरिंग नीचे वाले पे होगी पहले से। WFL हो गया। अब हम बात करते हैं D8 to D10 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो D8 जो है वो कैसे फील्ड होगा, तुम बताओ हर्ष। हाँ, D8 कैसे फील्ड होगा। अरे तुम ही से पूछ रहा हूँ यार। अच्छा तुम क्या अमर हो क्या, सॉरी अमर, तुम बताओ। 2 2 2 और यहाँ पे 1 सभी को समझ में आया, क्योंकि एक ही पॉसिबिलिटी है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। D9 तुम्हारे बाजू वाला स्नेह, तुम बताओ। सर 2 2 2 और EG 2 1।
D10 का आई डोंट थिंक मैं किसी से पूछूंगा क्योंकि वो ऑब्वियस है। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, साक्षी तुम बताओ, इसमें कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बनेगा? D8 SFL की प्रेजेंस में। क्यों? कोई ऑप्शन ही नहीं है। दोनों में इस केस क्यों, बट ऐसा क्यों? वेकेंट है या नहीं? नहीं है। बेसिकली दो वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए हमको। D8 to D10 हमारे पास वो अवेलेबिलिटी है ही नहीं। तो यहाँ पे चाहे SFL आए चाहे WFL आए, इट विल ऑलवेज बी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे ऑलवेज क्या बनेगा? sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, SFL WFL बोथ, दोनों के लिए वर्क करेगा ये। T2G221 और EG22 लिखेंगे तो फिर गलत कैसे होगा? सीक्वेंस तुम बोले 22212 सीक्वेंस में तुम बोल रहे हो ऑर्बिटल सेम एनर्जी के हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऑफ कोर्स प्रिंसिपल। हाँ वो भी है, वो हंड्स भी तो है, हंड्स भी तो है, विंडो से टूल है। सिमेट्री आल्सो प्लेज अ, मतलब बेसिकली सिमेट्री सीक्वेंस ये भी एक तरीके से एनर्जी में पार्टिसिपेट करते हैं। वैसे ही बोल सकते हैं ना T2G में 001 क्या D2G में समझ में नहीं आया। सर सेम क्वेश्चन है, 100 से स्टार्ट किया 001। ठीक है, मैंने और कुछ पढ़ाया था क्या तुमको? यहीं तक पढ़ाया था? सर बस हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट बोलो 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 साहिल। सर किसी की 0 CFC हो सकती है? 0 CFSE होती है ना, आएगा भी। CFSE कैलकुलेशन करना सिखाया नहीं है मैंने। D10 की 0 हो जाएगी, आगे पढ़ोगे D10 की 0 CFSE हो जाएगी। डेल 0 जो है वो स्पेसिफिक नहीं होती है, वो ऑक्टेटेटली फिक्स होती है, बट CFSE अलग से निकलता है। वो CFC नहीं होता, वो हम डबी उसके लिए लिख देते हैं। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो बोलो। अच्छा नेक्स्ट क्लास में हमको क्या करना है? कोई डाउट है तो बोलो किसी को ऑनलाइन में।